हेलो स्टूडेंट्स, एमसीए नेहा हिमानी। तो हमने आपको अब तक लॉ में क्या करवा दिया है, अपना लॉ में क्या हो गया है, कंपनी ऑडिट कंप्लीट हो गया है। सिर्फ 149 से 195 जो हमारा डायरेक्टर का पोर्शन है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को छोड़ के, वो पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा। स्टडी मैट से भी और आपके टेस्ट भी ले लिए गए हैं। तो मैं अब आपको स्टार्ट करवा रही हूँ इकोनॉमिक लॉ। इकोनॉमिक लॉ में हम पहला चैप्टर कर रहे हैं पामला। सरफेजी आपको पता है डिलीट हो गया, सार रफा एसी विच इज़ डिलीटेड। तो अब हम कर रहे हैं पामला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इकोनॉमिक लॉ में हर एक्ट की अपनी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, मतलब कि हर एक एक्ट की अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टर। इस एक्ट में क्या है, ईडी के हाथ में पावर है। जैसे हम सरफेजी में आरबीआई करते थे, तो ऐसी हर एक्ट की अपनी अथॉरिटी है। जैसे फकरा एक्ट में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पामला एक्ट में कौन सी अथॉरिटी है हमारी, कौन सी अथॉरिटी है, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ट्रिगर कब होगा। कब ट्रिगर होगा, जब हम शेड्यूल्ड ऑफेंस करेंगे। शेड्यूल्ड ऑफेंस करके हमें क्या मिलेगा, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्राइम से कुछ पैसा आएगा और उस पैसे को हम ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करेंगे। तब हम कहेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ठीक है, तो शेड्यूल्ड ऑफेंस करके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आके अगर आप उस पैसे को ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट करते हो तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब देखिए इसमें हम कौन से सेक्शन करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन की। तो मनी लॉन्ड्रिंग की हमारी डेफिनेशन क्या है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली। देखिए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और नोइंगली कोई पर्सन पोजेस कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, यूज़ कर रहा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को जो उसे मिले हैं शेड्यूल्ड ऑफेंस करके, तो उसे पामला में गिल्टी कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 डेफिनेशन का है जो बोलता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली अगर कोई पर्सन पोजेस, एक्वायर या यूज़ कर रहा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ से आई है, थ्रू शेड्यूल्ड ऑफेंस करके, तो हम उसे कहेंगे पामला एक्ट के अंदर वो गिल्टी है। सेक्शन 4 बोलता है सेक्शन 3 में जो गिल्टी होगा उसको पेनल्टी क्या लगेगी, तो 3 साल से लेके 7 साल। ड्रग्स का केस है तो 7 साल क्या हो जाएंगे, 10 साल। एंड फाइन, बच्चे यही भूल जाते हैं लिखना पेपर में, एंड फाइन ध्यान रखिएगा। एंड फाइन भी है 3 साल से 7 साल, ड्रग्स के केस में 10 साल और एंड फाइन है हमारा। तो ये था हमारा सेक्शन 4। तो ये सेक्शन 3 हुआ और सेक्शन 4 हुआ। अब ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो ये बताता है कि हम ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो हम 3 प्रोसेस से होके जाते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या है, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम जितना भी पैसा है उसको मल्टीपल पीपल में डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं तो मैं 1-1 लाख रुपए बहुत सारे लोगों में बांट दूंगी। जैसे कि 10,000 लोगों में 1-1 लाख रुपए बांट दिए मैंने, ठीक है, ये हो गया प्लेसमेंट। फिर वो लोग क्या करेंगे, उस पैसे से राउंडिंग ऑफ करेंगे। राउंडिंग ऑफ मतलब बहुत सारी ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी सेल परचेज, ज्वेलरी सेल परचेज, शेयर सेल परचेज, बहुत सारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे उस पैसे से। अब जैसे किसी पर्सन के पास 1 लाख रुपया, सोर्स ऑफ मनी नहीं पूछता है बैंक और उससे ट्रांजैक्शन करेगा वो बहुत सारी। फिर उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि वो बंदा आईपीओ लेके आएगा मार्केट में, जिसका पैसा था, जिसका वो ब्लैक मनी था, वो आईपीओ लेके आएगा मार्केट में और शेयर एप्लीकेशन मनी के थ्रू ये सारे पर्सन उसमें पैसा लगा देंगे और उसके पास वाइट मनी की फॉर्म में वो पैसा चला जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है, प्लेसमेंट, देन लेयरिंग, देन इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में हमने उस पैसे को बांट दिया बहुत सारे लोगों में, फिर हमने लेयरिंग, उस पैसे से बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करवाई। इंटीग्रेशन, फिर हमारे पास वो पैसा वाइट मनी की फॉर्म में आएगा किसी भी ट्रांजैक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस पामला का। तो पामला सबसे पहले लगता कब है, शेड्यूल्ड ऑफेंस हो। और ये पामला का ऑफेंस होता कौन सा है, कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल, मतलब कि बिना वारंट के अरेस्ट और बेल भी नहीं मिलेगी। बेल की वही 5 एक्सेप्शन है, वुमेन, सिक,
इन अंडर एज ऑफ 16 पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज ना करे और 1 करोड़ से बिलो का ऑफेंस है तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 3(4) हो गया ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है? जैसे बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्हीं के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होती है। बैंकिंग चैनल्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हीं के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होने के पूरे चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए इन पे ऑब्लिगेशन लगाई गई। पर इस बार की जो अमेंडमेंट है वो मैं आपको पहले बता दूं, इस बार की अमेंडमेंट में रिपोर्टिंग एंटिटी की डेफिनेशन को थोड़ा बढ़ा दिया गया। इन्होंने क्या बोला कि पामला एक्ट में जो रिपोर्टिंग एंटिटी हैं उसको हम क्या क्या लेंगे, एक तो कसिनोज आ जाएंगे जो गेम्स खिलवाते हैं, चांस का गेम कि चांस टू विन और लूज, तो कसिनोज आ जाएंगे रिपोर्टिंग एंटिटी में, मतलब उन पे भी ऑब्लिगेशन लग जाएगी इस चैप्टर की। रियल एस्टेट एजेंट आ जाएंगे जिनकी एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर की है, 20 लाख या उससे ऊपर की है, तो ऐसे रियल एस्टेट एजेंट्स भी इसमें कवर हो जाएंगे। जो बंदे डीलिंग करते हैं प्रीशियस मेटल में, प्रीशियस स्टोन में या हाई वैल्यू ऑफ गुड्स में, और जिनकी कस्टमर के साथ कैश में ट्रांजैक्शन है 10 लाख या उससे ऊपर की, चाहे सिंगल ट्रांजैक्शन हो चाहे अपनी एग्रीगेट ट्रांजैक्शन हो जो लिंकेज फॉर्म में, मतलब अपीयर टू बी लिंक्ड, आपस में एक दूसरे से लिंक करती हो, तो इन्होंने बोला कसिनोज आ जाएंगे, रियल एस्टेट एजेंट आ जाएंगे जिनकी टर्नओवर 20 लाख है उससे ऊपर की है, और साथ में जो प्रीशियस मेटल और गुड्स में इन परफॉर्म करते हैं वो आ जाएंगे 10 लाख या उससे ऊपर की अगर उनकी ट्रांजैक्शन है, सिंगल भी और एग्रीगेट भी। तो ये अमाउंट ध्यान रखना है एमसीक्यू पर्पज से भी। और फिर उसके बाद लास्ट में वही जो सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव वो कैश देते हैं, मतलब बैंक, पीएफआई एक्सेट्रा। तो ये चारों बंदे रिपोर्टिंग एंटिटी का पार्ट बनेंगे, मतलब इन्हें ऑब्लिगेशंस पूरे करने पड़ेंगे पामला एक्ट के। तो ये था हमारा, और ये आपको ध्यान रखना है जो इस बार आई है दोनों ही अमेंडमेंट, क्योंकि हम ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास ब्लैक पैसा है तो बंदा कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो प्रॉपर्टी खरीदता है या गोल्ड खरीदता है, तो इसलिए इन दोनों को कवर किया गया। ठीक है, तो अब आ जाइए पामला में। सेक्शन 12 कहता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या है इनकी? एक तो एक क्लाइंट का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कितने साल तक? 5 साल तक। 5 साल तक क्लाइंट का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। कब तक चलेगा? या तो रिलेशनशिप एंड हो जाए या अकाउंट क्लोज हो जाए, विच एवर इज लेटर। आधार कार्ड मेंटेन करेंगे, बेनिफिशियल ओनर का डाटा मेंटेन करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे ये। फिर उसके बाद आईडी प्रूफ लेंगे क्या ये? आईडी प्रूफ में 11A ने बोला आधार कार्ड, पासपोर्ट या सीजी ऑथोराइज डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, और ये ओरिजिनल फॉर्म में रहना चाहिए, इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ताकि इनका कोई मिसयूज ना कर सके। अब 11A में इस बार की एक अमेंडमेंट छोटी सी, बस इन्होंने एक चीज़ बता दी कि ऑनलाइन जो फिजिकल आधार वेरिफिकेशन है ना वो सिर्फ बैंक कर सकता था, ऑनलाइन जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस पे हम करते हैं। तो अब इन्होंने एक और को अलाउ कर दिया, एनपीसीआई को, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी अलाउ कर दिया कि आप भी ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन कर सकती हैं। तो ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, तो ये भी आधार वेरिफिकेशंस कर सकती हैं, इनको अलाउ कर दिया गया है। तो एनपीसीआई इनको भी अलाउ कर दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन 13 कहता है पावर ऑफ ईडी। ईडी क्या कर सकता है? रिपोर्टिंग एंटिटी पे उनको पीरियोडिकल रिटर्न्स मांग सकता है, उनसे उन पे ऑडिट करवा सकता है, उनको वार्निंग दे सकता है, उन पे केवाईसी नॉर्म्स लगा सकता है। अगर वो फॉलो नहीं करते तो उन पे 10,000 से लेके 1 लाख तक की पेनल्टी है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया पामला में। पामला में हमने 3 प्रोसेस की, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। सेक्शन 3 में डेफिनेशन की, 4 में पनिशमेंट की। फिर 12 में मैंने आपको बताया कि ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक, और फिर हमने किया 13 में पावर ऑफ ईडी, और एक 11A था जो आईडी प्रूफ में आप क्या लोगे। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 बोलता है अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन। अटैचमेंट करो, एडजुकेशन करो और कॉन्फिस्केशन करो। अटैचमेंट क्या है? ईडी मैक्सिमम 180 डेज के लिए अटैचमेंट करेगा। फिर उसके बाद अगर ईडी को रीज़न टू बिलीव है कि कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो ईडी मैक्सिमम 180 डेज़ के लिए प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। मैक्सिमम 180 डेज़ के लिए प्रॉपर्टी अटैच करेगा। इसके दौरान 30 डेज़ के अंदर ईडी कहाँ जाएगा? ए के पास, एडजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। एडजुकेटिंग अथॉरिटी स्पेशल कोर्ट को रेफर करेगी। स्पेशल कोर्ट 365 डेज़ की इन्वेस्टिगेशन करेगा। 365 डेज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उसे लगता है बंदा गिल्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? कॉन्फिस्केट, मतलब अब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो चुकी है। और अगर लगता नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर देंगे। अगर अटैचमेंट जो प्रोविजनल अटैचमेंट की है ईडी ने 180 डेज़ की, अगर 180 डेज़ तक ईडी नहीं जाता फर्दर तो उसे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 डेज़ प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक करनी पड़ेगी। ठीक है,
और प्रोविजनल अटैचमेंट के दौरान कोई भी बेनिफिशियल ओनर प्रॉपर्टी में अपना राइट ले सकता है, मतलब कि जो बेनिफिट्स हैं, जो उस प्रॉपर्टी से होने वाले बेनिफिट्स हैं, तो वो बेनिफिट्स ले सकता है प्रोविजनल अटैचमेंट के दौरान। पर मान लीजिए कि अगर जैसे बैंक के पास हमने हाइपोथिकेशन करवाई है प्रॉपर्टी की, प्लेज करवाई है और लोन लिया है, और वो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी, तो फिर बैंक उस पर राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मामला ओवरराइड करेगा। फिर उसके बाद जो ये 180 डेज की अटैचमेंट है, मान लीजिए हम स्टे पीरियड ले आते हैं, 150 डेज हो गए थे, 160 कह लीजिए, 160 डेज हो गए और बंदा स्टे ले आया, स्टे चला 2 साल तक। फिर उसके बाद जैसे ही स्टे पीरियड पूरा होगा तो इसके पास कितने दिन बच गए, 20 दिन। तो इन्होंने बोला कम से कम 30 दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। कहने का मतलब ये है कि आफ्टर स्टे आपको 30 डेज तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे फॉर द फर्दर इंक्वायरी, ठीक है। तो ये प्रोविजनल अटैचमेंट में मिनिमम 30 डेज मिलेंगे अगर आपको स्टे पीरियड के बाद के, अगर आपके कम के दिन रह जाते हैं तो ये था हमारा सेक्शन 5 जो मैंने आपको बताया, अटैचमेंट, एडजुकेशन, कॉन्फिस्केशन। पहले अटैच होएगी, देन उसके बाद एडजुकेशन ए के पास जाएंगे, फिर कॉन्फिस्केट हो जाएगी। ये बीच की जो बातें मैंने आपको बताई वही लिखी हुई हैं। और जो हमारे ईडी की टीम में है, उसकी टीम में मेंबर कौन से होते हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। तो हमारी हायरार्की ये होती है डिप्टी डायरेक्टर की, दिस वन। तो डिप्टी डायरेक्टर से ऊपर के रैंक के बंदे होते हैं, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी का नहीं आता, ईडी की रैंक में नहीं आता। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मिसलेनियस पार्ट। अपने इकोनॉमिक लॉ में मिसलेनियस पार्ट में अपील पार्ट आता है, मतलब अपील कहाँ अपील फाइल करेंगे। तो यहाँ पे 2 डिफॉल्टर्स हैं, एक तो बैंक, मतलब 2 एग्रीव्ड पार्टी हैं, एक तो बैंक जिसको 10,000 से 1 लाख की पेनल्टी लग चुकी है, और एक जिसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो चुकी है। तो वो दोनों कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे अपील करने सबसे पहले 80 में 45 + 45 डेज में, अगर उससे कुछ नहीं है तो हाई कोर्ट में 60 + 60 डेज में। और सीजी कंसल्टेशन करके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ एक बार ट्रायल ऑफ ऑफेंस के लिए केस स्पेशल कोर्ट को दे सकता है। मतलब हम 80 से हाई कोर्ट में जा रहे हैं, पर बीच में स्पेशल कोर्ट के पास रेफर हो सकता है केस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके लगता है तो, ठीक है। फिर उसके बाद डिसीजन यहाँ पे मेजोरिटी से लिया जाता है, अगर मेजोरिटी नहीं बनती तो चेयरमैन या थर्ड पर्सन को रेफर किया जाता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है। कॉग्निजेबल नॉन अवेलेबल मैं बता चुकी हूँ, मिसलेनियस में हमने पढ़ा था। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट मतलब कि DTAA, जैसे हम डबल टैक्सेशन पढ़ते हैं वैसा ही एग्रीमेंट होता है कि हमने बाहर वाली कंट्री के साथ, गवर्नमेंट ने, हमारी कंट्री ने एक एग्रीमेंट कर लिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की इन्फॉर्मेशन हम एक्सचेंज करेंगे किसी भी पर्सन की, अगर यहाँ इंडिया से कोई बंदा बाहर चला गया उनकी कंट्री में तो, ठीक है। तो ये था हमारा रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। 2 पेनल्टीज़ हैं, अगर कोई बंदा लाई स्टेटमेंट देता है, मतलब ऑफिसर्स वगैरह के सामने लाई स्टेटमेंट देता है किसी बंदे के खिलाफ, वेक्टिशियस पर्सन बोलते हैं उसको, तो उस पर कितनी जेल लगेगी, अप टू 2 ईयर्स की, फाइन 50,000 का या बोथ। और अगर विदिन 6 मंथ हम ये पेनल्टी नहीं भरते हैं तो इनकम टैक्स का रिकवरी ऑफिसर फिर ये पेनल्टी रिकवर करवाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि कोई विलफुली फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देता है ऑफिसर को तो उस पर भी पेनल्टी सेम ही है, 2 साल की जेल, 50,000 का फाइन। पर ये पेनल्टी 63 में आती है, 62 में सिर्फ एक आती है, और 63 में एक और बात आती है, अगर कोई बंदा आ नहीं रहा, बुलाने पे आ रहा है तो कुछ बोल नहीं रहा, बोल रहा है तो साइन नहीं कर रहा अपनी बोली हुई बातों पे, तो उस पर भी पेनल्टी है 10,000 तक की, और 500 से लेकर 10,000 तक की। और अगर वो भी हम 6 महीने में नहीं देते तो इनकम टैक्स का रिकवरी ऑफिसर रिकवर करवाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है अगर हम किसी पे मामला में केस फाइल करना चाहते हैं स्पेशल कोर्ट के पास। फिर उसके बाद कंपनी के केस में कौन लाइबल होगा, सबसे पहले ऑफिसर होंगे, ऑफिसर प्रूफ कर दे एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय प्रूफ कर दे दोनों हो जाएंगे। मामला ओवरराइड करेगा। ऑफेंस कितनी तरह के बता रखे हैं इसके अंदर, 3 तरह के, A, B, C 3 पार्ट हैं, बस B वाला ध्यान रखना, B में 1 करोड़ और अबव का ऑफेंस आता है। और पेपर में जो भी ऑफेंस आ जाए हम मान लेंगे शेड्यूल्ड ऑफेंस है, जैसे क्वेश्चन भी है कि टीचिंग लाइन में है एक टीचर और उसने कुछ वो टैक्स इवेजन किया है, तो हम उसमें उसको ऑफेंस शेड्यूल्ड में ले लेंगे एज्यूम करके, क्योंकि इन तीनों पार्ट्स में बहुत लंबे ऑफेंस है। तो मेनली तो शेड्यूल्ड ऑफेंस बहुत गंभीर तरह के होते हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी या ड्रग्स नारकोटिक्स हो गए, तो हम मान लेंगे पेपर में, ठीक है। तो ये था हमारा पामला विद अमेंडमेंट, सेक्शन 3, 4 उसका हमारा डेफिनेशन का और 4 पेनल्टी का, 5 अटैचमेंट एडजुकेशन कॉन्फिस्केशन का, 11 आईडी प्रूफ का, 12 ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी एंड द 13 इज पावर ऑफ ईडी। फिर उसके बाद हमने मिसलेनियस पार्ट में अपील वगैरह की,
और आपको मैंने बताया कि दो तरह की अमेंडमेंट आई है, रिपोर्टिंग एंटिटी की डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉडकास्ट कर दिया है, और एनपीसीआई की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकती है आधार का। तो ये था हमारा पामला एक्ट। जल्दी से इसके क्वेश्चन देख लेते हैं स्टडी मैट से। तो देखिए हमारे पामला के क्वेश्चंस ये रहे। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन पूछी है और इन्होंने पूछा है हमसे कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन बता दो, ड्रग्स नारकोटिक्स के केस में क्या पेनल्टी लगेगी। तो 3 साल से लेकर 10 साल की पेनल्टी लगेगी, एंड फाइन लिखना मत भूलिएगा। फिर उसके बाद कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो बता दीजिए इसमें कि कब कब बेल मिल जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि अटैच किया प्रॉपर्टी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। एग्रीड पार्टी ए के पास गई, रेमेडी पूछ रही है, तो वही 80 के पास जाएंगे 45 + 45 में, फिर हाई कोर्ट के पास जाएंगे 60 + 60 में। तो यही बताया हुआ है थर्ड में। बी में ये है कि बी ने एक परचेज किया फ्लैट जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग से आया है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो वो उसने क्या किया, ईडी ने इसको सेक्शन 5 में प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच कर लिया। तो जो बी का सन है क्या उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट ले सकता है? ले सकता है, बेनिफिशियल ओनर है। तो प्रोविजनल अटैचमेंट का पीरियड पूछा है 180 डेज, और वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है। मिस्टर के स्मगलिंग कैश और कार यूज़ किया स्मगलिंग कैश में, और वो उसने हाइपोथिकेट करवा रखी है बैंक के पास, तो क्या बैंक उस पर कॉन्फिस्केट कर सकता है? नहीं कर सकता, पामला ओवरराइड कर जाएगा, तो ईडी इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा, बैंक इस पर राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे पामला के क्वेश्चन, तो रीड कर लीजिए। चैप्टर छोटा सा है, इजी है। अमेंडमेंट 2 मैंने आपको बता दी है इस चैप्टर की, तो पामला तैयार कर लीजिए। फिर हम आर्बिट्रेशन करेंगे नेक्स्ट। आर्बिट्रेशन के बाद आपका इन दोनों चैप्टर्स का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।